हरियाणा से। जी हां, हरियाणा की जो खट्टर सरकार है वो गिर गई है। आप जैसा सुन रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। हरियाणा की खट्टर सरकार जो बीजेपी की सरकार है वो गिर गई है और मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसके आगे की कहानी क्या है? क्या ये मिली जुली कुछ रणनीति के तहत हो रहा है या इसके पीछे? क्योंकि हरियाणा में आप जानते हैं बीजेपी और जेजेपी की सरकार थी और लेकिन जेजेपी ने अपने आप को अलग कर लिया और या कहें तो बीजेपी ने जेजेपी को अलग कर दिया। क्योंकि दिल्ली में जेजेपी ने अपने विधायक दलों की दुष्यंत चौटाला ने जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने भी अब अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो इस्तीफा वो भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है और सरकार इस वक्त गिर गई है। आगे क्या बिहार की तरह यहां कुछ होने जा रहा है क्या? जैसे वहां पलटू राम ने पलटी मारी वैसे ही ये पलटी मारने जा रहे हैं और तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में 90 विधानसभा में 90 सदस्यों की विधानसभा है और 90 विधायकों में से आज की तारीख में 41 विधायक हैं बीजेपी के पास और सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 46 विधायक चाहिए, 46 चाहिए, यानी 5 कम। लेकिन 5 कम कहां से आ रहे हैं? और विधानसभा की स्थिति अगर आपको बताऊं तो आज से 4 साल पहले जब वहां चुनाव हुआ था, 5 साल पहले, क्योंकि इसी साल चुनाव होना है तो 4 कह लें क्योंकि दिसंबर में चुनाव है, तो 4 साल पहले जब वहां चुनाव हुए 2019 में तो उस समय बीजेपी को आए थे जो सीटें आई थी वो आई थी 40 और कांग्रेस को सीटें आई थी 31। लेकिन एक विधायक जो है यहां से उधर चले गए, छोड़ दिया और वो बीजेपी चले गए और वो बीजेपी ज्वाइन किया, जीत भी गए, वो बीजेपी चले गए, यानी 41 बीजेपी के हो गए और इधर 30 कांग्रेस के हो गए। जेजेपी के पास जो हैं वो 10 विधायक। तो इस तरह सब अलग अलग ढंग से यहां, लेकिन सरकार पे बीजेपी और जेजेपी और बीजेपी दोनों अलग अलग। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य, 10 सीटें हैं लोकसभा की हरियाणा में और नजरें निगाहें टिकी हुई हैं सबकी हरियाणा पे, क्योंकि 10 की 10 सीटें पिछली दफा आई थी बीजेपी को, भाजपा को। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल है डगर पनघट की और इस डगर पे चलते हुए क्या यहां मिली जुली एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया गया है या ये जो सरकार गिरी है अब उठना बहुत मुश्किल होगा? कैसे क्या कुछ हो रहा है, जहां वहां के क्या अपडेट हैं, जरा बताइए। देखिए राजीव जी, प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि ये मिला जुला मामला है और इसको मिला जुला ही खेल जो है खेला गया है। चूँकि अगर जेजेपी को हटाया जाता, उनके मंत्रियों को बर्खास्त किया जाता तो फिर एक ये होता कि संदेश खराब जाता कि बर्खास्त किया गया है या उनसे इस्तीफे लिए जाते। तो इसलिए सुगम रास्ता ये निकाला गया कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो इस्तीफा दे दें तो पूरी सरकार एक तरीके से गिर जाएगी। इधर खबरें ये आ रही हैं कि जेजेपी के अंदर भी एक तरीके से टूट फूट जो थोड़ी सी वो की जाएगी ताकि संदेश ये जाए कि ये मामला दोनों के बीच में ख़राब है और संबंध दोनों के बिगड़े हुए हैं, ताकि उसका फ़ायदा जो है वो लोकसभा चुनाव में लिया जा सके। इसके लिए तैयारी की जा रही है। असल में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें वहाँ हरियाणा में अब आ रही हैं। जिस तरीके से अभी परसों ही वो शामिल हुए हैं, ब्रजेंद्र सिंह जो वहाँ से हिसार के सांसद हैं वो शामिल हुए, तो उन्होंने भी साफ साफ कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ कार्यप्रणाली रही उससे वो नाराज़ हुए और उसका जनता का दबाव है। तो भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन को लेकर के और अभी हाल ही में जो अभी किसान आंदोलन हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कुचला वहाँ उसकी सरकार ने, उससे किसानों में वहाँ ज़बरदस्त तरीके से रोष है। तो प्रयास ये है कि जो कांग्रेस इस समय आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो उस गठबंधन को किस तरीके से रोकने के लिए प्रयास किए जाए। तो अगर जेजेपी और बीजेपी साथ साथ होते तो जेजेपी को भी नुकसान होता, बीजेपी को भी नुकसान होता। तो इसलिए जो है ये दोनों के नुकसान को बचाने के लिए और किस तरीके से कांग्रेस का नुकसान किया जाए, ये एक मिली जुली रणनीति पे जो है राजीव जी काम किया जा रहा है। अभी तक खबरें जो है वो ये आ रही हैं कि जो खट्टर जी ने इस्तीफा दे दिया है, हो सकता है शायद नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाए, हो सकता है खट्टर जी को ही चुन लिया जाए। पर्यवेक्षक वहाँ पहुँचे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो खट्टर के इस्तीफा देने से पहले ही खबरें आ गई थी कि 2 पर्यवेक्षक वहाँ पहुँच रहे हैं, वो पहुँच चुके हैं, उनमें से एक पहुँच भी चुके थे और अब विधायक मंडल की बैठक 12 बजे शुरू होनी थी, हो सकता है शुरू भी हो गई हो अब तक जा करके। तो ये हो सकता है कि वो
अब ये भी हो सकता है कि नया कोई बात जो मुख्यमंत्री बनाया जाए तो उसमें जाति समीकरण कुछ ऐसा ध्यान में रखा जाए कि एंटी जाट पॉलिटिक्स किस तरीके से की जानी है ताकि उसको भारतीय जनता पार्टी करे, और जाटों की पॉलिटिक्स करने के लिए जेजेपी को खुला छोड़ दिया जाए ताकि किसी तरीके से कांग्रेस जो वहाँ किसान आंदोलन के साथ या पिछली बार जिस तरीके से कांग्रेस सरकार बनाते बनाते रह गई उसमें जो है फिर वही स्थिति पैदा की जाए। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी से थोड़ी देर बाद विधायक दल की बैठक होगी वहां हरियाणा में, और बीजेपी विधायक दलों की बैठक। उस विधायक दलों की बैठक में क्या जेजेपी के भी विधायक मौजूद रहेंगे? कहा यह जा रहा है कि जेजेपी के कुछ विधायकों को, 4 विधायकों को इन्होंने तोड़ लिया है, कुछ निर्दलीय हैं और जो अन्य वाले अदर्स वाले हैं, ये सब मिलकर क्या सरकार में चले जाएंगे और फिर से सरकार बन जाएगी, या यहां से विधानसभा को ही भंग किया जाएगा और फिर एक साथ चुनाव, क्योंकि विधानसभा भंग की बात भी आ रही है, हरियाणा और बिहार के विधानसभा को भंग करके एक साथ लोकसभा का चुनाव करवाया जाए, क्योंकि 4 विधानसभा के चुनाव तो होने ही हैं, जिसमें उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ होने हैं, लेकिन क्या उसी दौरान हरियाणा के विधानसभा का चुनाव भी होना है, और क्या बिहार का विधानसभा का चुनाव भी होगा, यानी कि एक साथ ये भी होंगे, और क्या उधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड, देखिए बहुत मजेदार है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, हरियाणा है, इन तीनों के चुनाव भी इसी साल के अंत में होने हैं, और इसी साल लोकसभा के साथ 4 राज्यों के चुनाव होने हैं। तो 4 + 3 7, और एक हो गया जम्मू कश्मीर 8। तो ये 8 राज्यों के चुनाव भी क्या इसी लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, ये भी एक सवाल यहां खड़ा हो रहा है। और आज क्या ये टेस्ट बलून की तरह है? क्या हरियाणा की खबर को सामने लाकर फिर से आज इलेक्टोरल बॉन्ड से, जैसे कल सीएए को लाया गया और नागरिकता संशोधन कानून को सामने लाकर उसके नोटिफिकेशन जारी करके, और मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं हेडलाइन को मैनेज करने की कोशिश की, कि आज फिर से हेडलाइंस मैनेज करने की कोशिश है, क्योंकि आज शाम तक एसबीआई को अपने तमाम दस्तावेज सौंपने हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। क्या ये भी एक उसी का जरिया है कि इसके थ्रू कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड, जो देश का सबसे बड़ा घोटाला उजागर कर सकता है, हो सकता है, वो जानकारी हम आप तक पहुंच सकती है, जिससे बीजेपी जो है उसके लिए खतरे की सुई उसकी करीब पहुंच सकती है। क्या ये सब है? इसीलिए हरियाणा की सरकार यहां गिर गई, मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना पड़ा। मनोहर लाल खट्टर, दोस्तों आप जानते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफे के बाद, मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद आगे क्या कुछ होगा, हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं हमारे साथी, वरिष्ठ साथी हमारे अमित नेहरा। अमित जी, आपका स्वागत करता हूं, और आपसे बेहतर कौन बताएगा, क्योंकि हरियाणा और पूरे हरियाणा पर पूरी नजर, वहां की सियासत ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, सब कुछ आप देखते हैं। क्या कुछ वहां चल रहा है हरियाणा में, और क्या खट्टर सरकार यहां से किसी और राह पे जाते हुए दिखाई देती है, या कुछ और होने जा रहा है? अभी मैं बोल भी रहा था कि हो सकता है कि हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव करवाने की स्थिति उत्पन्न करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन और उससे बड़ी बात कि क्या यहां से अमित नेहरा जी, यहां से जेजेपी और बीजेपी की राहें जो है वो जुदा जुदा हो गई हैं, क्या कुछ है? जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी का जवाब दे सकूं तफसील वाइज। पहली बात तो ये है, जो चर्चा है, जो खबरें हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है, ये काफी हद तक सही है, और उन्होंने इस्तीफा भी राज्यपाल को सौंपा है। नहीं तो ये होता है कि पार्टी को सौंपते हैं अमूमन, इसमें राज्यपाल को सौंपा है। लेकिन उससे अगली खबर ये है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, जहां तक मेरी जानकारी है, वो रिपीट करेंगे, उनमें कोई फेरबदल होने वाला नहीं है। ये एक शो है, एक मेगा शो, जैसा कि आपने जिक्र किया, इलेक्टोरल बॉन्ड है, बहुत सारी चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात ये है श्रीवास्तव जी कि 2 राज्य ऐसे हैं देश में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हैं। पहला तो है हरियाणा और दूसरा है उत्तर प्रदेश। स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसलिए है कि दिल्ली के चारों तरफ है, तीसरा कोई राज्य ऐसा नहीं है जो दिल्ली को टच करता हो। तो जिसकी दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो उसको अगर रैली करनी है, मैन पावर लेनी है, जल्द से जुलूस करने हैं, यानी एक शक्ति प्रदर्शन करना है, तो इन दोनों राज्यों से ही ज्यादा पब्लिक आ सकती है। तो वहां पे जिस पार्टी की सरकार होगी उसका दिल्ली पे प्रेशर बनता है।
तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, केंद्र में है, और उत्तर प्रदेश में तो है ही, हरियाणा में भी इन्होंने किसी तरह बना ली, जैसे अल्पमत में थे उसके बावजूद भी बना ली। तो हरियाणा को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहेगी बीजेपी, तो उसके लिए ये सारी स्ट्रेटजी चल रही है। और हरियाणा के साथ एक खास बात ये भी है कि बहुत छोटा राज्य है। ये मान लीजिए कि 44,212 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र है, और 350 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, और 350 किलोमीटर के आसपास पूर्व से पश्चिम। यानी आप 5-6 घंटे में ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं जा सकते हो, यानी पूरा हरियाणा कवर कर सकते हो। तो एक छोटा सा राज्य होने का एडवांटेज है, जिसका ये है कि आप सरकार बना सकते हो, ला सकते हो, गिरा सकते हो, जिसके पास मैन पावर है, पैसा है, बाहुबल है। तो क्योंकि सीटें भी 90 हैं, विधानसभा सीटें, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती नहीं किसी भी पार्टी के लिए यहाँ पे सरकार लाना। दिक्कत ये है हरियाणा में कि अभी तक 2014 से पहले जो मोदी रिजीम आया देश में, उससे पहले हरियाणा में 2 ही पार्टियां थी जो सरकारें बनाती थी अमूमन। एक तो कांग्रेस थी और दूसरा इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल। और जो बीजेपी की भूमिका थी वो एक तरह से सपोर्टिव की भूमिका थी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी किसी से समझौता नहीं किया था इससे पहले, अपने दम पे ही सरकार लेके आई थी हमेशा कांग्रेस। लेकिन देवीलाल कह लो या फिर उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला, तो उनकी जो राजनीति थी, तो 46 सीटें लाने के लिए उनकी सीटें पूरी नहीं होती थी, वोट परसेंटेज उनका इतना नहीं होता था कि अपने दम पे वो बहुमत ले सके। तो उनके लिए एक फिलर की जरूरत होती थी, जिसके लिए वो अमूमन बीजेपी का सहारा लेते थे। तो बीजेपी हमेशा साथ रखी। जब भी जैसे 1977 में पहली बार जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी हरियाणा में, तब देवीलाल ने बनाई थी, तो भी जनसंघ था उस समय, जनसंघ को साथ लिया था। 1987 में दूसरी बार बनी सरकार तब देवीलाल की, तो बीजेपी साथ थी, सहयोगी की भूमिका में थे। उसके बाद 1999 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार बनाई, तो भी बीजेपी एक सहयोगी की भूमिका में रही। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। अब जो इनेलो का लगभग अस्तित्व खत्म हो गया है, अब उनकी जगह 2 फाड़ होगी इनेलो में, और इनेलो तो अस्तित्व खत्म हो गया। जेजेपी जो उभर के आई, तो ये इलेक्शन हुए तो 10 सीटें उन्होंने ले ली। हालांकि अगर इनेलो इकट्ठी होती तो इससे कहीं ज्यादा सीटें जीत सकती थी, उसका सारा फायदा बीजेपी को मिला। हालांकि 40 सीटें आ पाई, उससे पहले 47 सीटें आई थी 2014 में के लिए बीजेपी को, सरकार बना ली थी। इस बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो जेजेपी को साथ लेना पड़ा इनको, और अच्छी एक सस्टेन गवर्नमेंट जिसको कह सकते हैं, एक स्थिर सरकार इन्होंने बना ली। निर्दलीय तो साथ थे ही सारे, बाकी जो 2 और पार्टियां थी इनेलो से, एक थे खुद अभय चौटाला, तो वो बेशक चाहे बीजेपी की आलोचना करते रहे हों, 2 मौके ऐसे आए पिछले 5 साल में जो क्रूशियल थे पॉलिटिकली, और वो दोनों बार बीजेपी के साथ खड़े नजर आए। पहला मौका तो था अपना राष्ट्रपति चुनाव का, जब वोट महत्वपूर्ण था, तो उन्होंने वोट बीजेपी के कैंडिडेट को डाला। अगला जो क्रूशियल मौका था वो था अपना राज्यसभा के सांसद के चुनाव का, तो भी उन्होंने वोट डाला बीजेपी को। तो क्रेडिबिलिटी उनकी डाउटफुल होगी, क्योंकि जो इनेलो का वर्कर था वो इस मेंटेलिटी का था कि हमें इनेलो का ही रहना है। लेकिन इनेलो इतनी पक्की नहीं हो पाई, तो वो धीरे धीरे करके सारा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। जो कोर वोटर था इनेलो का, वो इस बात के खिलाफ है कि इनेलो का कोई नेता बीजेपी के साथ ना जाए। और इसी तरह जो जेजेपी थी, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 2018 में पार्टी बनी, 2019 में जैसे इलेक्शन हुआ, तो उनका जो मुख्य टारगेट था जो चुनाव प्रचार में जिनका विरोध करना था, बीजेपी के विरोध के चलते उनकी 10 सीटें आई। मैं सीधा सीधा कहता हूं कि बीजेपी का विरोध किया तभी वो 10 सीटें ले पाए। उनके वोटर ने उन पे भरोसा किया कि ये बीजेपी को सत्ता में आने से रोकेंगे, इसलिए उनको 10 सीटें आ गई। लेकिन जैसे ही 10 सीटें आई और इधर बीजेपी अल्पमत में रही,
तो एकदम अचानक विद इन 24 आवर्स उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया, जिससे उनके वोटरों में बड़ी निराशा थी। बेशक वो 5 साल रहे हों सत्ता के साथ, लेकिन उनका जो कोर वोटर है, उनका जो वोट बैंक है, वो हमेशा नाराज रहा है कि ये बीजेपी के साथ क्यों वोट दिया था, बीजेपी के विरोध में, और ये चले गए हैं बीजेपी के साथ। ये मोटा मोटा एक पॉलिटिकल सिनेरियो है। अब जो एक बात आई, आपने कहा चौधरी वीरेंद्र सिंह वाली, वो बहुत अच्छे पॉइंट उठाया, बहुत अप्रिशिएबल है। उसका मतलब ये है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स बांगर क्षेत्र को कहा जाता है, जिसमें जींद और कैथल का क्षेत्र आता है। जो भी नया मूवमेंट होता है राजनीति का, तो बांगर के क्षेत्र से शुरू होता है, क्योंकि वहां बांगर जिसके साथ जाता है, जिस पार्टी के साथ, तो उसको थंपिंग मेजोरिटी देता है, बहुत सारे वोट डल जाते हैं, तो एक हवा बनती है। जो हवा का काम होता है प्रदेश में कि किस पार्टी की हवा है, तो हवा बांगर से बनती है। और वीरेंद्र सिंह बांगर के नेता हैं। तो जब बीजेपी ने 2014 में केंद्र में सरकार बना ली थी, तो उनको जरूरत थी कि बांगर से किसी कद्दावर नेता को साथ लिया जाए ताकि हरियाणा को जीता जाए। वीरेंद्र सिंह ताउम्र लगभग ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेता रहे, हालांकि बीच में कांग्रेस से अलग हो गए थे, एनसीपी वगैरह में चले गए थे, इन्होंने एक और पार्टी बनाई थी पीए संगमा वगैरह, लेकिन वो कुछ दिन की बात थी। लेकिन वो काफी हद तक कांग्रेस के साथ रहे। और उनके जो नाना थे सर छोटू राम, वो उत्तर भारत के आज तक के सबसे बड़े किसान नेता माने जाते हैं। जो ज्वाइंट पंजाब था, और जब प्री इंडिपेंडेंस आप कह सकते हैं, उसमें सर छोटू राम का जो योगदान है, वो किसान को नहीं भुला सकती। तो उनका जो ब्रांड जुड़ा हुआ है छोटू राम के नाती होने का, तो उनको एक बहुत बड़ा कद देता है। तो बीजेपी को जब 2014 में हरियाणा जीतना जरूरी था, तो वीरेंद्र सिंह को शामिल किया, उनको राज्यसभा में भेजा, उनको ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया, भारी भरकम मंत्रालय था। उनकी पत्नी को, स्नेहलता को, वहां से टिकट दिया गया विधानसभा का। हालांकि बीजेपी ये प्रदर्शित करती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री थे, उनकी पत्नी विधायक थी, और उनका बेटा ब्रिजेंद्र वो लोकसभा सांसद था। तो एक परिवार के 3 आदमी सतत। जी, हरियाणा की दलीय स्थिति क्या है वो बता दूं, और फिर ब्रिजेंद्र सिंह के आने से क्या फायदा और यहां से कैसे बैकफुट पर बीजेपी दिखाई देती है, आपसे उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हरियाणा की दलीय स्थिति क्या है जरा देख लेते हैं। हरियाणा की दलीय स्थिति देखिए, बीजेपी के पास इस वक्त 41 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं, जेजेपी के पास 10 सीटें हैं, और अन्य के खाते में 9 सीटें हैं। और यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि किसी के पास भी हंग असेंबली है यहां पे, किसी के पास भी बहुमत का आंकड़ा नहीं है अपने दम पे, और यहां से सरकार जो है वो कौन बनाए ये बात आती है। देखिए, अगर कांग्रेस, जेजेपी और अन्य मिल जाएं तब भी सरकार बन सकती है। बीजेपी, जेजेपी मिलकर सरकार बनाई हुई थी, और इनको अन्य जो हैं उनका भी समर्थन, उनमें से कई का समर्थन मिला था। अमित नेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो और अच्छे से बताएंगे। और आज की तारीख में क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो हरियाणा की सरकार इस वक्त अगर कहा जाए तो गिर गई है, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है, और इसके बाद